Hello, my amazing Gen Zs and my class 11th students. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English session. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing super duper well and are at peace. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? Today we are going to begin with the chapter The Address. ठीक है, ये आपके snapshots का ही एक prose है जिसको आज हम complete one shot में कर देंगे. एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू लाइन बाय लाइन बिकॉज आपको वन शॉट में मैं पूरा स्टोरी ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि कोई भी इंपॉर्टेंट या क्रूशियल पार्ट जो हमारी स्टोरी का है वो मिस नहीं होगा. प्लस हम लोग कुछ PYQs भी करेंगे. चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे. तो एक वीडियो में आपका चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, प्लस आपके क्वेश्चंस भी आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हैं वो भी हमें मिल जाएगा. सो हम चैप्टर को फटाफट से शुरू करते हैं. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एड्रेस. जो इस चैप्टर की ऑथर है, इस स्टोरी की ऑथर है, शी इज मार्गा मिंको. आई एम श्योर कि सिलेबस के हिसाब से जिस टाइप का सिलेबस हमारा रहा है इंग्लिश का, इससे पहले बहुत ही कम स्टोरीज आपने इनकी पढ़ी होंगी. बट जिस थीम पर ये बात करती हैं, जो इनका स्पेसिफिक जॉनर रहा है वो रहा है वर्ल्ड वॉर. ओके, और स्पेसिफिकली इस चैप्टर में जो बात की गई है वो की गई है वर्ल्ड वॉर 2 की. अब जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइम स्पैन था वो क्या था, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक वर्ल्ड वॉर 2 रही थी. यहाँ पर मैं जल्दी से आपका एक बार जनरल नॉलेज और आपकी सोशल साइंस की भी पोटेंशियल में चेक कर लेती हूँ कि कितना आपको याद है, बिकॉज ये एक बैकग्राउंड बनाता है हमारी स्टोरी का. राइट, सो ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, ये लिखी गई है मार्गा मिंको के थ्रू. एंड ये उनका पेन नेम था. पेन नेम क्या होता है? जिस नाम से वो अपनी बुक्स या अपने वर्क्स को लिखा करती थी. हर ओरिजिनल नेम वाज सारा मेंको. And in 1942, her parents were forced to move into the city's Jewish quarter. Now, ये बहुत important एक element है जो हमने अपने 10th तक की आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. आई एम श्योर यहाँ पर कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भले ये स्टोरी या इन ऑथर के आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई स्टोरी नहीं पढ़ी है, बट देन ये बैकड्रॉप आपने जरूर सुना है वर्ल्ड वॉर 2 का, जहां पर नाजी पार्टी वॉज ऑपरेसिंग द ज्यूज. ठीक है, नाजी पार्टी रूल कौन करता था नाजी पार्टी को, ये भी जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो फटाफट से. आई एम श्योर कि यहाँ पर इंग्लिश तो भले ही आपकी ठीक ना हो, बट सोशल साइंस में आप अच्छा कर रहे होगे, तो जल्दी से मुझे बता दो कौन थे नाजी पार्टी के रूलर. ठीक है, विद प्रोग्रेस तो वो तो मैं बता ही दूंगी, जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी तो आपको नाम तो रिवील हो जाएगा, बट देन अभी जल्दी से कॉमेंट कर दो कि कौन थे नाजी पार्टी के रूलर. नाउ अब नाजीज वर अगेंस्ट ज्यूज, उसके बहुत सारे रीजंस हमारे थियोरीज बनी हुई है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. बट ये आप समझ लो कि ज्यूज और नाजीज का टिफ था. नाजीज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ज्यूज उनकी लैंड पर रहे. ओके, तो उनके लिए एक फाइनल सल्यूशन वो निकालना चाहते थे. एक फाइनल सल्यूशन वो चाहते थे कि भाई इनको किसी भी तरह से इस लैंड से खाली कर दो. ओके, ठीक है. During World War II, the Germans, the Nazis under Hitler's rule, invaded Holland where 90% of the people were Jews. तो क्या सिनेरियो है, क्या बैकड्रॉप है स्टोरी का कि नाजी रूल के अंडर में हॉलैंड पर जो अटैक हुआ वहां पर मेजॉरिटी तो ज्यूज रहते थे, तो अपनी जान बचाने के लिए ज्यूज को भागना पड़ता था. अब ज्यूज को पकड़कर कहाँ डाल दिया जाता था? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था. ये ऐसी जगह थी जहां पर ना प्रॉपर उनको खाना मिलता था, ना उनको प्रॉपर सोने को मिलता था. ओके, बहुत ही बुरा उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था. दे वर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल ह्यूमंस. राइट, तो एक तरह से आप ये समझ लो कि जैसे कॉलोनाइजेशन का टाइम था, अंग्रेजों का रूल था, किस तरह से जितनी भी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उन्हें ट्रीट किया जाता था, उससे भी कई टाइम्स बड़ा उनके साथ बिहेवियर था. किसके साथ? ज्यूज के साथ. ओके, सो नाजीज और ज्यूज का जो ये एक टिफ था, ये बैकड्रॉप बनता है इस चैप्टर का. और मार्गा मिंको जो खुद एक ज्यूज की फैमिली को बिलोंग करती थी, उनके पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, वो सभी किसी ना किसी तरह, और इनफैक्ट सारा या आप मार्गा बोल दीजिए, किसी तरह ये मैनेज कर पाए बचने का, क्योंकि उनको छुपना था
किसी और कंट्री में अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाकर वो छुपते थे। और इसी पूरे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, स्पेसिफिकली द वर्ल्ड वॉर 2, पूरा टाइम उनका हाइडिंग में रह गया और डिस्प्लेसमेंट में उन्होंने अपना सारा टाइम स्पेंड कर दिया। Thus her stories often revolve around the existential problems often faced by survivors। तो इनकी जितनी भी स्टोरीज हमें देखने मिल जाएंगी उसमें वॉर का एलिमेंट आपको जरूर मिलेगा, प्लस उसकी वजह से जितने भी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स, जितने भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ है सर्वाइवर्स को, वो भी देखने मिलेगा। ये हम समझते हैं कि वॉर कभी भी कोई भी अच्छी चीज नहीं लेकर आता है, राइट? और वॉर हमेशा प्रोडक्ट होता है किसका? क्रूअल्टी का, सेल्फिशनेस का, ग्रीड का। और जितनी भी फाइनर फीलिंग्स होती हैं, लव, ट्रस्ट, फेथ, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, वो हर चीज को कट कर देता है, किल कर देता है। और इसी टाइम पीरियड को बोला गया है होलोकॉस्ट। इस टाइम पीरियड को कहा गया है होलोकॉस्ट। और ये क्या होता है? इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन, जहां पर ज्यूज का मास मर्डर कर दिया गया था। ओके, सारे ज्यूज को, जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग थे, जिनको नहीं समझा गया था कि उस लेवल पर ये किसी भी तरह से जर्मनी की हेल्प कर पाएंगे, नाजीज की हेल्प कर पाएंगे टू रूल द कंट्री, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था, उनका मास मर्डर कर दिया जाता था। तो ये टाइम पीरियड है होलोकॉस्ट का। और ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग टेल है जो स्पेसिफिकली स्ट्रेस डालती है किस बात पर? कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है अपने पास्ट को छोड़ देने का, राइट? तो हमारा जो नरेटर है, हमारी जो नरेटर है इस चैप्टर में, मार्गा मिंको ने जो अपनी नरेटर पोर्ट्रे की है इस चैप्टर में, वो विद टाइम हमें ये प्रेजेंट कर देगी कि भाई पास्ट मेमोरीज कितनी भी हार्श हो, कितनी भी डॉन्टिंग हो, उसको भुला पाना, कितना ही हॉन्टिंग हमारा पास्ट हो, उसको लेट गो करना ही हमारे लिए, हमारे इंडिविजुअल सेल्फ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो हम जल्दी से एक बार थीम देख लेते हैं चैप्टर का। सो द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज बेसिकली ह्यूमन प्रेडिकामेंट, dehumanizing effect of war in human lives and greed and vices that afflict a human being। human predicament क्या होता है? predicament होता है बहुत ही difficult situation, बहुत ही problematic situation, जिससे कि निकल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमारे ह्यूमन लाइफ में हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम से डील करते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो ये जो चैप्टर है ये डील करता है इस थीम से जो वॉर से कनेक्टेड है, कि वॉर तो एंड हो गई, एक टीम जीत भी गई, दूसरी टीम हार भी गई, लेकिन जो बच भी गए तो उनका क्या? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग आफ्टर द एंड ऑफ अ वॉर? जब एक वॉर एंड हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा? क्या लाइफ नॉर्मल हो पाएगी? तो पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है ह्यूमन प्रेडिकामेंट पर एंड डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ वॉर। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि देयर इज नो यूज विद अ विक्ट्री विदाउट एनी सर्वाइवर। ठीक है, आपकी क्लास 12th में देयर इज अ पोएम जहां पर आप इसका स्पेसिफिक एक कोटेशन पढ़ोगे, कोट पढ़ोगे, जो यही आइडिया देता है कि भाई ऐसी वॉर का क्या फायदा जहां पर जीत भी हो रही है तो कोई सर्वाइवर ही नहीं है, कोई बचा ही नहीं है, राइट? तो डीह्यूमनाइजिंग, नेगेटिव, ह्यूमैनिटी के तो अगेंस्ट चला जाता है वॉर। देन ग्रीड एंड वाइसेस, और आप ऐसे भी कैरेक्टर इस स्टोरी में देखोगे जो ऐसे वॉर सिचुएशन का भी फायदा उठाते हैं, अपने लिए एडवांटेज वहां से निकालते हैं, बहुत ही ओवर अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं। तो आप ये कैरेक्टर देखोगे एक ऐसा इस चैप्टर में। नाउ आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स, राइट? तो जो ये चैप्टर है ये बताता है हमें मिसेज एस की फैमिली के बारे में। वहां पर आता है मिसेज, एक फैमिली और आती है मिसेज डॉर्लिंग की फैमिली। ओके, मिसेज एस जो है वो वॉर से पहले बहुत ही वेल्दी जूइश फैमिली से थी, बट क्योंकि वो ज्यूज की फैमिली से बिलोंग करती थी, शी वॉज अ ज्यू, तो उन्हें अल्टीमेटली अपने आप को बचाना था और कहीं जाकर एक हाइडिंग प्लेस उन्हें ढूंढनी थी, या फिर नाजी पार्टी के लोग उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जा सकते थे। तो इसी टाइम पर उनका कनेक्शन, उनका लॉन्ग लॉस्ट कनेक्शन, उनकी एक फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग, फ्रेंड भी नहीं कहेंगे, शी वॉज एन एक्वेंटेंस, एक कंपेनियन थी उनकी, कभी पहले उनका कभी बातचीत हुआ करती थी आपस में, वो वापस आती है, उनके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है, बिल्ड करती है, एंड उसके बाद वो सारा उनका सामान लेकर शी जस्ट मूव्स टू हर प्लेस, वो अपनी जगह पर जाकर सारा सामान अंडर द प्रिटेक्स्ट, ये एक्सक्यूज देकर कि भाई तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा हम सारा सामान संभाल कर रखेंगे, वो लेकर जाती है और अपने पास ही रख लेती है।
एंड आफ्टर द वॉर जब मिसेज एस की डॉटर वापस आती है टू टेक ऑल हर बिलोंगिंग्स बैक, शी रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज हर, वो बिल्कुल मना कर देती है कि मैं नहीं जानती हूँ, कौन हो तुम, मैं किसी मिसेज एस को नहीं जानती, राइट। तो इससे हमें बहुत ये आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं कि कैसा कैरेक्टर है हमारी मिसेज डॉर्लिंग का, मिसेज एस का। मिसेज डॉर्लिंग किस तरह से एक वॉर लाइक सिचुएशन में अपॉर्चुनिस्टिक हो जाती हैं, कैसे अपना फायदा वो देखती है। ओके तो ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे एंड किस तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनल कंफ्यूजन वाली स्टेट में आ जाती है हमारी नरेटर। तो ये चैप्टर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि नरेटर जब पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं, हर फर्स्ट विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग, राइट। ये चैप्टर स्टार्ट ही ऐसे होता है जहां पर बात हमें कराई जाती है, हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है मिसेस एस की डॉटर का, मिसेस एस इज डॉटर। ओके ठीक है, शी इज अ ग्रोन अप वुमन, वो बड़ी हो गई हैं अब, एंड शी डिसाइड्स कि भाई अब मैं उस ओल्ड एड्रेस पर जिसके बारे में मेरी मदर ने मुझे बताया है, मैं उस एड्रेस पर जाऊंगी और अपना सामान लेकर आऊंगी। ओके तभी इस चैप्टर का नाम भी द एड्रेस है। एंड शी अराइव्स एट द हाउस, वो उस घर में जाती भी है जो किसका है, मिसेस डॉर्लिंग का है, और खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि भाई आई एम मिसेस एस डॉटर एंड आई वांट टू टेक माय मदर्स पोजेशंस, मुझे अपनी मदर का सारा सामान लेकर जाना है। ओके बिकॉज क्या होता है ना, आपके घर के सामान के साथ यू हैव दैट अटैचमेंट। अगर आपके घर की टीवी है, आपके घर का सोफा है, वट एवर इट इज, कितना ही शाबी कंडीशन में है, बट यू हैव दैट कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने घर की चीजों के साथ, बी इट अ रैंडम बॉटल। ओके आपके घर में आई एम श्योर बहुत से ऐसे फैमिली मेंबर्स होंगे जो पुरानी से पुरानी चीजें भी संभाल के रखते होंगे, भले ही वो कितनी ही वॉर्न आउट हो जाती है, तो वो ये एक इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल कनेक्शन ही तो दिखा रहा है। तो ऐसा ही मिसेस एस की डॉटर को लगा कि अब तो वॉर ओवर हो चुकी है, अब सब कुछ तो मेरे पास वैसे भी कुछ बचा नहीं है, एवरीथिंग हैज एंडेड, राइट। फैमिली नहीं है, मदर की डेथ हो चुकी है, तो अब मैं एटलीस्ट अपना सामान जो मेरी मदर ने मुझे वो एड्रेस बताया था, लेट मी गो देयर एंड ब्रिंग इट बैक, मैं वापस ले आती हूँ। ओके बट टू हर सरप्राइज मिसेस डॉर्लिंग वॉज शॉक्ड टू सी द नरेटर। मिसेस डॉर्लिंग बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये कहां से आ गई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वॉर से ये वापस भी आएंगी। तो लुक एट हर ग्रीड, कितनी ग्रीडी थी मिसेस डॉर्लिंग, जब उन्होंने क्वेश्चन भी कर लिया मिसेस एस से, मिसेस एस की डॉटर से कि सब लोग आ गए हैं क्या वॉर से, हर कोई वापस आ चुका है। डोंट यू थिंक इट्स अ फीलिंग फुल ऑफ ग्रीड, कितनी लालची मिसेस डॉर्लिंग यहाँ पर प्रिटेंड कर रही थी। फॉर एन इंस्टेंट द नरेटर थॉट दैट शी माइट हैव रीच्ड अ रॉन्ग एड्रेस। एक मोमेंट के लिए तो नरेटर को भी लगा, मिसेस एस की डॉटर को भी लगा कि मैं शायद किसी गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, ये नहीं हो सकता ये वो एड्रेस, बिकॉज ऐसा पास्ट में उनको याद आया था कि सिर्फ एक या दो बार ही तो वो मिसेस डॉर्लिंग से मिली थी, हार्डली जस्ट फॉर वंस। ओके एक ग्लिम्स ही तो उन्हें मिला था मिसेस डॉर्लिंग का, तो चांसेस है कि वो एक रॉन्ग एड्रेस पर आ गई हैं। बट देन जब वो क्या देखती हैं, मिसेस डॉर्लिंग वॉज वेयरिंग हर मदर्स कार्डिगन, ग्रीन कार्डिगन, कार्डिगन इज अ स्वेटर। ओके अपनी मदर का उन्होंने देखा कार्डिगन मिसेस डॉर्लिंग के ऊपर, शी वॉज श्योर कि ये मेरी मदर की ही बिलोंगिंग्स हैं, यही मिसेस डॉर्लिंग है, एंड आई एम एट द करेक्ट एड्रेस। ओके ठीक है, नाउ मिसेस डॉर्लिंग शी केप्ट ऑन हाइडिंग, वो छुपती रही और उन्होंने उनको बिल्कुल रिब्यूक करके कोल्ड शोल्डर दे दिया और वहां से उन्हें भगा दिया। व्हाट इज कोल्ड शोल्डर, फटाफट से ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में, यू कैन यूज दिस फ्रेज इन योर आंसर्स। अब मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें कोल्ड शोल्डर दिया, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कुछ पॉजिटिव तो नहीं बोल रही हूं मैं, आप अपना थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओ और मुझे बताओ कमेंट्स में कोल्ड शोल्डर का क्या मतलब होता है। यू कैन इंक्लूड दिस फ्रेज इन योर आंसर्स, ठीक है, कि मिसेस डॉर्लिंग शोड हर अ कोल्ड शोल्डर, ठीक है ओके, और उन्हें वापस भेज दिया। शी रिफ्यूज्ड कि मैं नहीं जानती हूँ आप कौन हो। एंड जब यहां से मिसेस एस की डॉटर, मिसेस एस इज डॉटर आई वुड से इन इंग्लिश, राइट, सो वो जब वापस जाती हैं, व्हाइल शी वाज रिटर्निंग होम, उनको सारा फ्लैशबैक याद आता है, वो पास्ट में अपने चली जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इस स्टोरी का जहां पर वो वापस जाते हुए अपने पास्ट को याद करती हैं, राइट, एंड पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। जब वॉर स्टार्ट ही हुई होती है, उस टाइम पर मिसेस एस
की फैमिली वॉज अ वेल्दी फैमिली, वो लोग बहुत रिच थे, उनके पास सब कुछ था, वैल्यूएबल आइटम्स थे, बहुत ही यूनिक आर्टिफैक्ट्स थे, क्रॉकरी थी, ओके बहुत सारे एलिमेंट्स थे घर में, डेकोरेट करने से रिलेटेड हर चीज़ था उनके पास। एंड दे वर जूइश, तो ऑब्वियसली उन्हें अपनी प्रोटेक्शन का भी देखना था। एंड उस टाइम पर दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर हाउस एंड पोजेशंस बिहाइंड एज दे वेंट इनटू हाइडिंग टू एस्केप परसिक्यूशन। अपना सारा पोजेशन, अपनी बिलोंगिंग, अपना सारा सामान उन्हें छोड़कर जाना पड़ता था, बिकॉज उन्हें परसिक्यूशन से बचना है, ताकि उनको कोई पनिश ना कर दे। तो पहले अपनी जान बचाएंगे या अपना सामान लेकर भागेंगे, है ना। ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी तो अपना खुद का आपको रहेगा ना कि हमारी लाइफ बच जाए, राइट, वो प्रायोरिटी होगी। सो दे लेफ्ट देयर बिलोंगिंग, लेकिन यहां पर एंटर करती हैं मिसेस डॉर्लिंग, ओके। मिसेस डॉर्लिंग यहां पर एंटर करती है और इतनी नाइव और इनोसेंट होती है मिसेस एस दैट वो सारा सामान उनको दे देती हैं, वो मान जाती हैं। व्हेन शी वाज टेलिंग कि भाई आपका सामान मैं संभाल कर रखूंगी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर बिलोंगिंग्स, डू नॉट वरी, आप टेंशन मत लो, सारा सामान मैं आपका संभाल के रखूंगी, आप जब वापस आओगे मैं आपको दे दूंगी, ओके। मिसेस एस शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेचरी, ये धोखा, ये बिट्रेयल वो नहीं समझ पा रही थी जो उन्हें मिलने वाला था, ओके। और यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक, हमारी जो नरेटर है मिसेस एस डॉटर, वो भी रिकॉल करती हैं कि जब वो अपने घर आई तो उन्होंने देखा कि कुछ चीजें मिसिंग हैं, ओके। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ से घर आई, हो सकता है वो अपने किसी काम से बाहर गई होंगी, और जब वो घर आ रही थी, घर में आके उन्होंने देखा कि यार मेरे घर में तो मुझे बहुत सारी चीजें कम दिख रही हैं, काफी कुछ मिसिंग है यहाँ पर, ओके। एंड व्हेन शी आस्क्ड अबाउट इट टू हर मदर, जब उन्होंने अपनी मदर से इसके बारे में पूछा, तो शी गॉट टू नो कि इट वॉज मिसेस डॉर्लिंग जो उनके घर का सामान लेकर जा रही हैं, अंडर द प्रिटेक्स्ट, इस बहाने से, इस एक्सक्यूज के साथ। प्रिटेक्स्ट होता है एक एक्सक्यूज, एक बहाना कि आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर बिलोंगिंग्स, मैं आपके सारे वैल्यूएबल आइटम्स का ध्यान रखूंगी, सेफ रखूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उस सिचुएशन में तो उनको मिसेस डॉर्लिंग ही भगवान लग रही थी, है ना। तो उनको तो लगा कि यार ये इतना रिस्क लेकर लगेज पूरा कैरी कर रही है जो उससे उठाया भी नहीं जा रहा, इट वाज सो हैवी, सब कुछ लेकर जा रही है अपनी जान पर खेलकर, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर तो मिसेस डॉर्लिंग वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर देम, राइट। बट ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाद में इस तरह का ग्रीड वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट भी उन्हें देखने मिलेगा मिसेस डॉर्लिंग का। द नरेटर गॉट अ ग्लिम्स, एक झलक ही तो उन्होंने देखी थी मिसेस डॉर्लिंग की, ओके। और उनकी मदर ने उनको बोला कि आपको क्या याद रखना है, मिसेस एस डॉटर को क्या बोला कि आपको इनका एड्रेस याद रखना है। मिसेस डॉर्लिंग कहाँ पर रहती है, 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये है हमारा वो एड्रेस जिस पर ये स्टोरी पूरी बेस्ड है, ओके। ये एड्रेस था जो हमें मिसेस डॉर्लिंग तक ले जाता, जो मिसेस एस डॉटर को डॉर्लिंग तक ले जाता, और बाद में जरूरत पड़ने पर वो सारा सामान वहां से ले सकती थी। इस होप में मिसेस एस ने अपनी बेटी को ये एड्रेस बताया, ओके। एंड इवेंचुअली कुछ टाइम बाद व्हेन मिसेस एस डॉटर, उनको रियलाइज होता है कि चलो अब चीजें बेटर हो रही हैं, अब यहाँ पर नाजी रूल वाला जो थ्रेटनिंग टाइम था वो खत्म हो चुका है। उनको सडनली रियलाइज होता है कि यार आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई, मुझे एक बार फिर से जाना चाहिए मिसेस डॉर्लिंग के घर। अब ये अपने प्रेजेंट में आ गई हैं, ठीक है, फ्लैशबैक से वो अपने प्रेजेंट में आ गई हैं। एंड शी थॉट कि यार मैं ना एक बार फिर से मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हूँ एंड लेट मी गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई और देना चाहिए, क्या पता वो मुझे पहचान जाए और मेरा सामान मुझे रिटर्न कर दे, ओके। सो she returns to Mrs. Dorling's house and this time कौन गेट खोलता है, the door was opened by Mrs. Dorling's daughter। इस टाइम पर मिसेस डॉर्लिंग was not at home, हो सकता है वो किसी काम से बाहर गई हो, ओके। तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी दरवाजा खोलती है एंड she notices her unused हानुका। नाउ she यहाँ पर कौन है, यहाँ पर she है, she मैं बात कर रही हूँ मिसेस एस की बेटी के बारे में, ठीक है। सो मिसेस एस की जो बेटी थी वो नोटिस करती है उनके घर में मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी थी वहां पर वो बहुत ही हॉस्पिटेबल वे में एंटर करने देती है, अनलाइक हर मदर। मिसेस डॉर्लिंग ने तो नहीं एंटर करने दिया था, बट मिसेस डॉर्लिंग की बेटी शी वॉज एक्सट्रीमली नाइस, उसने बहुत अच्छे से वेलकम किया, शी लेट हर इन, अंदर आने दिया, ओके। एंड मिसेस एस की डॉटर जैसे ही अंदर जाती है शी रियलाइज्ड कि भाई मेरे घर में जो एक टाइम पर हानुका कैंडल स्टैंड था
ओके हानुका कैंडल, इट्स अ फेस्टिवल हानुका, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो उसके लिए बहुत सारे यू कैन सी इस तरह से कैंडल्स होती हैं, आपने हॉरर मूवीज में आई एम श्योर देखा होगा, ठीक है, इस तरह के मल्टीपल स्टैंड्स वाली एक हानुका कैंडल होती है, ओके जो जिसे देखकर मिसेस एसेस डॉटर को क्या याद आ जाता है अपना टाइम कि भाई ये तो हम यूज भी नहीं किया करते थे बिकॉज वी फाउंड इट क्यूम्बरसम, कि यार इसे तो मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल होता था, तो हम लोग तो एक ही कैंडल से सेलिब्रेट कर लेते थे अपना फेस्टिवल, ये भी इनके पास है और इन्होंने इतने शाबी तरह से उसको रखा है बिल्कुल केयरलेसली कि अच्छा भी नहीं लग रहा है वो, राइट। एंड देन बाकी भी वो चीजें देखती हैं, कटलरीज देखती हैं, ओके मैट देखती हैं, टेबल क्लॉथ, हर चीज इतने टेस्टलेस मैनर में घर पर रखी थी। एंड शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि यार हम अपनी चीज को जिस तरह से रखते थे इतनी प्यार से डेकोरेट करके, यहाँ पर उनको कहीं भी रख दिया है टेस्टलेस बिल्कुल। द फर्नीचर इज अनअट्रैक्टिव, फर्नीचर इतना अनअट्रैक्टिव है, इट डजंट लुक गुड, एंड द रूम हैज अ मस्टी स्मेल। मस्टी स्मेल क्या होता है? मस्टी स्मेल एक ऐसी स्मेल होती है जो बहुत ही ओल्ड चीज़ों से, प्लस वहाँ पर हल्का सा अगर वेटनेस हो, कहीं पर सीपेज हो, तो उसकी वजह से जो एक मिक्स्ड आपको स्मेल आती है, दैट इज मस्टी स्मेल, जिसकी वजह से वो रिपेल होती है, उनको उस जगह पर वो कनेक्शन अपनी चीज़ों के साथ फील ही नहीं होता है, ओके वो उनको एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट वाला वाइब देता है, ठीक है, वाइब ही नहीं आ रही थी, बोलते हैं ना कि यार उस जगह पे वाइब नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही मिसेस एस की बेटी को लगा। मिसेस एस डॉटर कुडंट फील दैट वाइब, अपनी खुद की वाइब उन्हें नहीं लग रही थी वहां पर। द सेटिंग मेक्स हर डिसइंटरेस्टेड एंड शी कंसिडर्स लीविंग। पूरी सेटिंग उनको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी और उन्होंने सोचा यार मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अपना सारा सामान देखकर उनको याद तो आ रहा था, टेबल क्लॉथ पर भी वो बड़े आराम से उसको टच, उन्होंने देखा भी नहीं था टेबल क्लॉथ कैसा है, वो सिंपली उसे टच करके फील कर रही थी, शी वाज जस्ट रबिंग इट, और उन्हें याद आ जाता है कि ये तो हमारा ही टेबल क्लॉथ है, और उसमें एक बर्न्ट मार्क भी उन्हें दिखता है, ओके वो बर्न्ट मार्क उनकी मदर ने नहीं किया था, तो ऑब्वियस है कि मिसेस डॉर्लिंग के घर पर ही वो मार्क लगा है। वाई? बिकॉज दे वर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। अब किसी का सामान आप रखते हो तो आप ऐसे थोड़ी रखते हो, ओके तो यहाँ पर तो अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बीच में एक कॉन्टेक्स्ट पर ये भी मिसेस एस की बेटी बोलती हैं कि आपको अपने घर में मिसिंग कोई भी चीज़ तभी रियलाइज होती है क्योंकि हम लोग अपनी टीवी अगर हमारी इधर उधर चली जाती है, रोज वो रहती है, हम उसको नहीं अप्रिशिएट करते हैं, राइट, बट देन कभी कोई उसे बोरो कर ले या रिपेयर के लिए हमने उसे भेजा है, राइट, टीवी को खैर कौन बोरो करेगा, बट देन ऐसा ही कुछ भी आपका हाउस होल्ड आइटम हो जो कोई बोरो कर ले, बीट योर कटलरी और एनी क्लॉथ एनीथिंग, वो जब मिसिंग होता है तभी हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है, तब हमें रियलाइज होता है ओके समथिंग इज मिसिंग, राइट। तो बिल्कुल ऐसा कॉन्वर्सेशन वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी के साथ भी शेयर करती है, वो बहुत हार्टी कॉन्वर्सेशन होता है, एंड शी रिमेंबर्स हर पास्ट, और बाद में शी रियलाइजेज कि भाई अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऑल्दो मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो टी भी ऑफर करती है, एंड द नरेटर नोटिसेस अ बर्न्ट मार्क, जैसा मैंने अभी आपको बताया एक टेबल क्लॉथ में वो बर्न्ट मार्क भी फील करती है, और ये भी रियलाइज होता है वो क्या क्या देखती है, सिल्वर फोक्स, स्पून्स, जो ओरिजिनली किसको बिलोंग करते थे, मिसेस एस को ही बिलोंग करते थे, एंड शी सडनली रियलाइज्ड कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। वाई? शी अब्रप्टली जस्ट स्टैंड्स अप, वो उठ जाती है सडनली और घर जाने का डिसाइड कर लेती है कि आई थिंक आई शुड लीव दिस प्लेस। क्यों ऐसा? उसका रीजन था that she was not able to feel that similar connection, that similar emotion with all her belongings. ये जो स्पेस था मिसेस डॉर्लिंग का घर, ये उनको एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में डाल रहा था, बिकॉज सारा सामान उनका था, एवरीथिंग वॉज नोन टू हर, बट स्टिल दैट प्लेस वॉज एन अननोन एरिया, ठीक है, वो पूरी जगह एक अननोन जगह थी, वो बड़ी कंफ्यूज स्टेट में थी। वाई? बिकॉज जिस सामान से उनका एक अटैचमेंट था, एक कनेक्शन था इन द फॉर्मर टाइम्स, इन द पास्ट टाइम्स, अब वो कनेक्शन लूज हो चुका है, ओके देयर वाज नो इमोशनल अटैचमेंट, नो इंटरेस्ट टुवर्ड्स हर बिलोंगिंग, तो अब वो सामान का करती भी क्या। दूसरा रीजन ये भी था कि अब वो जिस घर में रह रही थी, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, जहां पर ये सब सामान रखने की तो जगह नहीं थी, तो वो कहाँ रखती, राइट तो दोनों तरह से उन्हें जब रियलाइज हुआ कि देयर इज नो यूज, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं बेकार की क्या बहस करूँ मिसेस डॉर्लिंग से जब मुझे सामान चाहिए ही नहीं, ओके ठीक है। सो overwhelmed by memories of the past, she decides to never return to the house again, and she decides कि अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। The experience prompts her to want to forget the address altogether and move on in life.
ओके और जो ये जो एक्सपीरियंस है उनका, ये प्रॉम्प्ट करता है, उनको जगाता है, बिल्कुल क्विकली उनकी कॉन्शियंस को प्रिक करता है कि भाई इस एड्रेस को भूल जाओ, पास्ट की सारी मेमोरीज को भूल जाओ एंड मूव ऑन इन लाइफ। और सबसे इजी तो उनके लिए ये एड्रेस भुलाना ही होता। तो शी डिसाइडेड कि नाउ आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, ये एड्रेस के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। एंड वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर शी मूव्स ऑन। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है पॉजिटिवली, वो अपने लिए आगे के फ्यूचर के बारे में सोचकर शी जस्ट गेट्स आउट ऑफ द हाउस एंड मूव्स ऑन। सो दैट इज द चैप्टर। ये आपका चैप्टर था जहां पर हम लोगों ने देखा मिसेज एस's डॉटर का जो डिसीजन था टू लेट गो ऑफ हर पास्ट, कि भाई अपने पास्ट को आपको पीछे छोड़ना पड़ता है। पास्ट और फ्यूचर जो है दे आर मियर इल्यूजन्स। ये क्या है? इल्यूजन्स है। आपको जीना तो अपने प्रेजेंट में ही होता है, राइट? तो बिल्कुल ये हमें पता चला मिसेज एस's डॉटर के इस डिसीजन से, व्हेन शी डिसाइडेड कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और उस एड्रेस को भुला देना चाहिए, राइट? वी ऑल्सो सी ग्रीड एंड क्रूअल्टी। किसके कैरेक्टर से? हमें दिखा मिसेज डॉर्लिंग के कैरेक्टर से, who took advantage of this harsh situation। जिस सिचुएशन में हमें हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, उस सिचुएशन में उन्होंने फायदा उठाया। तो ग्रीड भी हमें देखने मिला। अल्टीमेटली ये सब क्या है? ये आफ्टर इफेक्ट्स ही तो है वॉर के, जो इस पूरे चैप्टर का एक मेजर थीम रहा है, सेंट्रल मैसेज रहा है, ओके, कि वॉर ब्रिंग्स नो गुड टू एनीवन। वॉर किसी का भला कर ही नहीं सकता, विनिंग पार्टी का भी नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि जो जीत रही है कंट्री किसी भी वॉर में किसी भी रीजन से, उसका कोई फायदा हुआ होगा, ओके। सर्वाइवर्स तो उसके भी नहीं, कम ही बचे होंगे। ऑब्वियसली वॉर में तो जान जाती है, प्रॉपर्टी जाती है, सब कुछ जाता है। इमोशनल अटैचमेंट का क्या, सब चीज हम लोग लूज ही करते हैं अल्टीमेटली, राइट? ठीक है, नाउ वी विल क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं। इन्हीं को घुमा फिरा के आपके पास मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं, और जो हम आंसर्स यहाँ पे करेंगे, यू कैन यूज दोज फ्रेजेस, दोज सेंटेंसेस, दोज वर्ड्स इन योर ओन आंसर्स, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? बेसिक क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया भी कि नरेटर जो है वो उस एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी, एक एड्रेस ही तो था, क्यों भूलना चाहती थी? ऐसा तो नहीं है कि नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट कोई बहुत बड़ी चीज थी, ओके? ये उनको याद दिलाता था उनकी पास्ट मेमोरी के बारे में, ठीक है? कितना ही मुश्किल हो, कितना ही डॉन्टिंग टास्क हो, डॉन्टिंग टास्क होता है डिफिकल्ट टास्क, कितना ही डिफिकल्ट टास्क हो, अपने पास्ट के हार्श मेमोरीज को आपको भूलना पड़ता है। अब जाके तो उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ये मिसेज एस's डॉटर को रियलाइज हो चुका था, राइट? सो शी थॉट कि यार मुझे अपना अब पास्ट भूलना होगा, आई विल हैव टू मूव ऑन। जितना भी है, जो भी हमने सीखा वॉर से, जो भी हमें पता चला कि नहीं करना चाहिए, लेट इट बी, आई शुड लेट गो ऑफ माई पास्ट। बस मुझे अब अपने पास्ट को भूलना है, आई विल मूव ऑन। इस उम्मीद से शी थॉट कि भाई ये एड्रेस ही मैं पहले भूल जाती हूँ, प्लस शी वॉज नॉट एबल टू फील दैट सिमिलर कनेक्शन विद हर बिलोंगिंग्स, तो अब वो क्या ही करती। क्लियर? तो अब हम इसका आंसर देखो कैसे डालेंगे। आपको अपने कीवर्ड्स, जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, आपको अपने कीवर्ड्स पर फोकस करना है। The narrator visited the lady who had kept her mother's valuables during the war. तो नरेटर जो है वो कहाँ जाती है? She visited the lady who had kept her mother's valuables during the war. एक लाइन में हमने फटाफट से चैप्टर का एक क्विक शॉर्ट समरी सा दे दिया। The address had guided her. ये जो एड्रेस था इसने उन्हें गाइड किया, but seeing the neglected state of those items made her want to forget it. लेकिन जिस सिचुएशन में उन्होंने अपने घर के सामान को देखा कि भाई इतना केयरलेसली, इतना रेकलेसली सामान रखा है, टेस्टलेस वे में रखा है, व्हाट इज द नीड? अब तो ये वो वैल्यू खो चुके हैं, ठीक है? अब वो सिमिलर कनेक्ट है ही नहीं मेरा इन चीजों से। तो शी डिसाइडेड कि अब मुझे इसे भूल जाना चाहिए। द इमोशनल कनेक्शन वॉज लॉस्ट एंड द नरेटर हु वॉज लिविंग इन अ स्मॉल रेंटेड रूम लैक्ड स्पेस। ओके, ये भी एक रीजन था कि अब तो उनके पास जगह भी नहीं थी रहने की, जैसा मैंने अभी आपको लेक्चर समझाते हुए बोला था, चैप्टर एक्सप्लेन करते टाइम कहा था। अब तो स्पेस भी नहीं बची थी, तो वो इस सामान का करती भी क्या, राइट? द लेडी ट्रीटेड हर रूडली। लेडी कौन है यहाँ पे? मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग ने उनको कितना रूडली ट्रीट किया, राइट? डिनाइंग रिकॉग्निशन एंड एंट्री, उनको पहचानने से भी मना कर दिया था, और एंट्री तो बिल्कुल देने ही नहीं दी। वो गेट पर ही साइड में बिल्कुल लॉक करके छुप के उससे बात कर रही थी। Hence the narrator wished to erase the address from memory. तो इसीलिए नरेटर ने डिसाइड किया कि I will erase the address from my memory. मेरी मेमोरी के किसी भी कॉर्नर में मैं इस एड्रेस को स्पेस नहीं दूंगी, राइट? दिस was the question.
अब आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। तो ये वाला एक्सट्रैक्ट है पूरा। ये कौन से सिचुएशन, आपको ये तीन हमने जो पर्सपेक्टिव्स देखे चैप्टर के, तीन पार्ट्स में हमने, तीन फेजेस में जो चैप्टर को फटाफट से पढ़ा, तो उसमें से कौन सा पोर्शन आपको लगता है ये क्या होगा? देखो कैसे पता चलेगा। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। तो यहाँ पर इससे आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हो कि दिस इज द फ्लैशबैक, है ना, वो अपने फ्लैशबैक की बात कर रही है, जहां पर वो याद कर रही है कि उनकी मदर ने उन्हें वो एड्रेस दिया था, और वो वॉर का पहला पार्ट था, फर्स्ट हाफ वाले टाइम की वो बात कर रही है। ओके, एंड ये पूरा वो फ्लैशबैक का टाइम है। तो ये आपको आइडिया लग गया कि किस पोर्शन की बात हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड एक्वेंटेंस मीन। अब एक्वेंटेंस की बात हो रही है, इट्स अ प्योर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। एक्वेंटेंस मैंने आपको बताया था, एक्वेंटेंस का मतलब होता है साथी, कंपेनियन। ओके, कभी आप कोई भी आपके क्लासरूम में पढ़ता है तो वो आपका एक्वेंटेंस है। ओके, ठीक है, हर कोई फ्रेंड नहीं होता, साथी भी होता है, कलीग भी होता है, तो वो एक्वेंटेंस हो गया। नाउ एक्वेंटेंस का मतलब स्ट्रेंजर तो नहीं होता है, स्ट्रेंजर तो यार जो जिसको आप नहीं जानते हो, है ना। नोन वन, ओके, जिसे आप जानते हो ये हो सकता है, अननोन वन नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज नोन वन। तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देन सेम एक्सट्रैक्ट, नाउ द क्वेश्चन हैज चेंज्ड। व्हाई हैड मिसेस डॉर्लिंग रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट विद मिसेस एस। मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस के साथ कॉन्टैक्ट को फिर से रिन्यू क्यों किया, क्यों उन्होंने दोस्ती वापस शुरू की? ठीक है, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड थी, कभी पहले बात होती थी, फिर से उन्होंने मिसेस एस से अपना कनेक्शन बिल्ड किया, क्या रीजन था? तो उसमें ऑप्शंस देखो क्या है। फॉर ट्रू रिलेशनशिप, ओके, देयर इज एन एरर विद द स्पेलिंग, आप इसको ठीक कर लेना, रिलेशनशिप। ओके, फॉर ट्रू रिलेशनशिप, फॉर बीइंग हर फ्रेंड, फॉर टेकिंग हर बिलोंगिंग्स, फॉर प्लॉटिंग अ कॉन्स्पिरेसी। ओके, अब देखो कॉन्स्पिरेसी तो होता है कि भाई वो षड्यंत्र रचना, ठीक है, वो माया जाल, षड्यंत्र, तो ऐसा तो कुछ हमने नहीं देखा था, राइट। कोई ऐसा प्लॉट नहीं किया था, कोई अगेंस्ट, ऐसा तो नहीं था कि मिसेस डॉर्लिंग ने इतनी बड़ी वॉर कॉन्स्पायर कर दी थी। नो, कोई इन्होंने उनके पीछे आदमी नहीं छोड़े थे कि भैया इन्हें तो बचना ही नहीं चाहिए, ये तो वापस ही नहीं आनी चाहिए इनकी फैमिली, ऐसा कुछ नहीं था। फॉर टेकिंग हर बिलोंगिंग्स, जो मेजर यही था मिसेस डॉर्लिंग का मोटिव कि भाई मुझे इनका सामान चाहिए, क्योंकि वॉर वाला सिचुएशन था। वॉर की सिचुएशन में क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, ऑब्वियस है, राइट। तो मिसेस डॉर्लिंग जैसे लोग, उनकी भी अगर आप स्टोरी अगर उनके मुंह से सुनोगे तो वो तो यही बोलेंगे ना, हमें भी तो सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए था। शी वॉज नॉट अ ज्यू, बट प्रॉब्लम तो उन्हें भी हो रही थी। वॉर होती है तो क्राइसिस तो सभी को देखना पड़ता है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस सभी को झेलना पड़ता है, नियर बाय कंट्रीज को झेलना पड़ता है। तो इस टाइम पर हर कोई चाहता है कि हमारे पास जितना हो सके उतनी चीजें आ जाए, तो ये ग्रीड भी तो उस वॉर का ही रिजल्ट है। क्लियर, ठीक है। तो वो फॉर टेकिंग हर बिलोंगिंग्स विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर बीइंग हर फ्रेंड ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फॉर ट्रू रिलेशनशिप नो, सो शी वाज देयर टू टेक ऑल हर बिलोंगिंग्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मिसेस डॉर्लिंग कॉशियस व्हाइल ओपनिंग द डोर। सी, मिसेस डॉर्लिंग वाज कॉशियस, वो बड़ी ही सावधानी से गेट ओपन कर रही थी। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? ये तो वही बात हो गई ना, जब चोर होता है तो उसको पता होता है कि यार मैंने कुछ गड़बड़ की है, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अपने आप को बचाने के लिए तो हर पॉसिबल कोशिश करता है, एफर्ट्स डालता है कि मुझे बचना है एट एनी कॉस्ट, राइट। तो मिसेस डॉर्लिंग भी बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। ओके, शी हैड ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड मिसेस एस's डॉटर, ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहचाना नहीं था, शी वाज जस्ट प्रिटेंडिंग, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी कि मैं नहीं जानती उन्हें। ओके, लेकिन वो पहचान चुकी थी मिसेस एस की बेटी को, एंड शी वाज ट्राइंग टू हाइड हरसेल्फ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ये अंदर आएगी तो इसे पता चल जाएगा, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू रिटर्न हर बिलोंगिंग्स, मुझे नहीं देना है इनका सामान इन्हें। ओके, तो ये हम अब आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे। Years ago, Mrs. Dorling took the narrator's belongings under the pretext that she would keep them safe. सालों पहले मिसेस डॉर्लिंग नरेटर के घर का सामान लेकर चली गई थी, क्या बोलकर, किस बहाने से ले गई थी कि वो सब कुछ सेफ रखेंगी। होपिंग द वॉर वुड फोर्स द फैमिली अवे परमानेंटली, इस उम्मीद से कि भाई वॉर इस फैमिली को हमेशा के लिए दूर रखेगी, यानी कि हो सकता है वॉर में इन सबकी डेथ हो जाए, राइट। However, लेकिन she worried about a family member returning to reclaim the items. उनको डर था कि अगर कभी कोई वापस आ जाए और अपने इन चीज़ों पर, इन वैल्यूएबल आइटम्स पर क्लेम कर दे कि ये हमारा सामान है, हमें वापस दो, इस डर से this made her cautious when opening the door. इसी वजह से
वो बड़ी ही अवेयर होना चाह रही थी, कॉशियस हो रही थी थोड़ा सा गेट ओपन करने से. ओके, शी वॉज कॉशियस फ्रॉम ओपनिंग द डोर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड द नरेटर रिमेंबर्ड मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस? पहला पार्ट कि भाई नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस क्यों याद था. व्हाई डिड शी वांट नाउ टू फॉरगेट द एड्रेस? तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप में चला जाता है. ठीक है, अब लॉन्ग आंसर टाइप में आप लोग समरी लिख देते हो यूजुअली. अवॉइड करो समरी. वैसे तो ये छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ है नहीं एज सच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है, आपको अपनी वर्ड लिमिट विच इज हार्डली 100 to 120 वर्ड्स, तो आपको उसमें ही अपना आंसर प्रेजेंट कर देना है. तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है कि भाई नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग का वो एड्रेस क्यों याद था. तो आपको ये बात पता है अच्छे से कि क्यों याद था. बिकॉज ईयर्स अगो जब उनको जाना था, व्हेन दे हैड टू लीव इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वहां पर क्या हुआ था, मिसेस एस शी गेव ऑल हर बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग. ओके, शी टुक अवे दैट अंडर द प्रिटेक्स्ट. ये याद कर लो, अंडर द प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है गिविंग समवन एन एक्सक्यूज, किसी को कोई बहाना देना. अंडर द एक्सक्यूज दैट शी विल टेक केयर ऑफ ऑल देयर बिलोंगिंग्स, सारा सामान वो संभाल कर रखेगी. ओके, एंड Mrs. S, she tried to let her daughter remember the address so that she could take it back in future, कि भाई वो वापस ले सके अपना सामान फ्यूचर में. ये था रीजन. उसके बाद है why did she want now to forget the address? पहले तो उन्होंने याद रखा और फिर अब उन्हें भूलना क्यों है. तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो ही आप यहाँ पर लिख सकते हो. तो आप देख रहे हो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जा रहा है. शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपको वैसा क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप में भी आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा. इट्स जस्ट दैट आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, अपना स्ट्रॉन्ग करना है, एंड बहुत इजीली आप फिर आंसर कर पाओगे. ड्यूरिंग द वॉर मिसेस डॉर्लिंग एन एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर took away their valuables due to the looming threat of displacement. ये लाइन तो आप लिख ही सकते हो. ठीक है, ये इट्स लाइक 2 लाइन्स में आपकी समरी आ गई चैप्टर की कि भाई जो ड्यूरिंग द वॉर मिसेस डॉर्लिंग, जो कि एक एक्वेंटेंस थी हमारी नरेटर की मदर की, शी टुक अवे देयर वैल्यूएबल्स, वो सारा सामान, वैल्यूएबल्स लिख लो, पोजेशंस लिख लो, बिलोंगिंग्स लिख लो, ड्यू टू द लूमिंग थ्रेट. लूमिंग थ्रेट मतलब जो एक कंटिन्यूअस थ्रेट था. किस चीज का थ्रेट था? डिस्प्लेसमेंट का थ्रेट था. ओके, कि भाई शिफ्टिंग में सारा सामान उनका कहीं भी इधर उधर जा सकता है. Mrs. S shared the address with her daughter. After the war, the narrator visited in the hope of getting all her belongings back. क्यों शेयर किया था? कि भाई वॉर के बाद वो अपना सामान वापस ले पाएगी. तो फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर डन क्वेश्चन का. अब हम सेकंड पार्ट आंसर करेंगे. The familiar items, however, felt foreign in a changed setting. जितनी भी ये फेमिलियर आइटम्स थी, जितनी भी चीज़ें थी नरेटर की, अपने उनके घर की जितनी भी चीज़ें थी, वो अब फॉरेन लग रही थी, अजनबी लग रही थी, स्ट्रेंज लग रही थी इस नए सेटिंग में. ओके, लूजिंग देयर सेंटिमेंटल वैल्यू, जितनी भी इमोशनल वैल्यू थी वो सब खत्म हो गई थी. राइट, सारी ही इमोशनल वैल्यूज खत्म हो गई थी. दिस एक्सपीरियंस लेड द नरेटर टू गिव अप ऑन द डिजायर फॉर दीज पोजेशन. और इस एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने हार मान ली कि भाई मुझे अब नहीं चाहिए ये सामान. ठीक है, आई वुड सिंपली फॉरगेट ऑल ऑफ इट. मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं एड्रेस भूल जाऊंगी. एज अ रिजल्ट द वंस मीनिंगफुल एड्रेस लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो एक टाइम पर जिस एड्रेस की इतनी वैल्यू थी, वंस मीनिंगफुल मतलब एक ऐसा एड्रेस जो इतनी इंपॉर्टेंस रखता था नरेटर के लिए, उसकी सारी इंपॉर्टेंस चली गई. जिसकी वजह से नरेटर ने क्या विश किया कि भाई मैं ये सब कुछ इरेज कर दूंगी अपनी मेमोरी से. ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या आपको एक्सप्लेन करता है? इट सिग्निफाइज एक डीप शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है नरेटर के कैरेक्टर में कि वो अब अपने इमोशनल अटैचमेंट से शिफ्ट हो रही हैं. ठीक है, जिन चीज़ों को वो इमोशनली कनेक्ट कर पाती थी, जिन चीज़ों से वो इमोशनली कनेक्ट होती थी, अब वो सेम इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं. सो शी डिसाइडेड टू मूव अहेड इन लाइफ एंड फॉरगेट अबाउट द पास्ट मेमोरीज. ओके, तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि मैं अपनी सारी पास्ट मेमोरीज को भूल जाऊंगी एंड आई विल मूव ऑन इन माई लाइफ. सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. एंड आपको अगर ये स्लाइड चाहिए, ये पीपीटी चाहिए, तो यू विल हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन. वहाँ से आपको ये मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में. यू डोंट हैव टू बाय इट, यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. ये आपको वहाँ से मिल जाएगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच चैप्टर डू यू वांट मी टू डू
नेक्स्ट, ठीक है, जो भी चैप्टर आपको करवाना है, जिसका भी वन शॉट आपको चाहिए वो मिल जाएगा. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड टिल देन keep revising, keep learning,